मेरे प्रधानमंत्री के पुतले काठमांडू की सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शनों के अंदर उनके साथ अन्याय होगा तो हमारे भी दिल के ऊपर दर्द महसूस करना स्वाभाविक हो सके। केपी शर्मा ओली जी, शेर बहादुर देबुआ जी, क्या कुछ सैकड़ों किलोमीटर भूमि के लिए भारत नेपाल के साथ अपने संबंधों को खंडित करेगा? 50 लाख नेपाली बहन और भाई भारत में काम कर रहे हैं। भारत की आर्मी के अंदर अगर कोई एक ब्रिगेड जो अपने शौर्य के लिए पहचानी जाती है वो है घोरका ब्रिगेड। नेपाल के अंदर भी जैसे मोदी जी के भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद मेक इन इंडिया कंसेप्ट के अंतर्गत नए नए आयामों के अंदर भारत के नौजवानों को काम करने का, बिजनेस करने का, इनोवेशंस करने का, इन्वेंशंस करने का मौका मिला है। कांस्टेंट डायलॉग से, कांस्टेंट एंगेजमेंट से, कांस्टेंट समझदारी से वर्तमान वर्ष में भारत सरकार ने नेपाल का आर्थिक सहयोग करने के लिए अपने एनुअल बजट के अंदर 700 करोड़ रुपए की सहायता की धनराशि नेपाल के विकास के लिए लगाई। किसी ने बढ़ावा देने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे याद है 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था, पहले 6 घंटों में अगर किसी विश्व के नेता ने सबसे पहले नेपाल के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए पहल की तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उस समय मैत्री ऑपरेशन के अंतर्गत 1348 टन राहत सामग्री, दवाइयां, खाद्य सामग्री, टेंट, पैरामेडिकल फोर्स को यहां पर पहुंचाने के लिए कम से कम 1577 हवाई उड़ानें भरकर भारत से जहाज नेपाल उतरे थे। मुझे याद है कोविड-19 के समय वर्ष 2020 में 33,000 पीसीआर किट नेपाल और नेपाल के लोगों के कोविड-19 से जान बचाने के लिए सहायता की पहली किश्त भारत ने नेपाल में भेजी थी। 2021 के अंदर जहां दुनिया के 99 देशों में कोविड शील्ड के मुफ्त टीके भारत ने भेजे, सबसे ज्यादा 10 लाख टीके भारत की ओर से कोविड 2020 के बाद 2021 के अंदर भारत ने सहायता के रूप में भेजे। वर्ष 2022 के अंदर लुम्बिनी के अंदर बन रहे बौद्ध केंद्र के अंदर 1 अरब रुपया लगाकर नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ बौद्ध विहार का जो बड़ा एक सेंटर दोनों देशों के बीच में आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए
जो भारत ने पहल ली है, मैं आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से नेपाल की जनता को इन विषय वस्तु से अवगत कराना चाहता हूं। नेपाल की 2.96 करोड़ आबादी में से 50 लाख नेपाली बहन और भाई भारत में काम कर रहे हैं, भारत को सशक्त कर रहे हैं, भारत को मजबूत कर रहे हैं। नेपाल और भारत के बीच में वीजा की आवश्यकता नहीं है। और इस संदर्भ में भारत और नेपाल के आर्थिक और व्यापारिक संबंध भी एक दूसरे देश के व्यापारिक संबंधों को प्रकट कर रहे हैं। भारत की और नेपाल की सैनिक क्षेत्र के अंदर भी साझेदारी रही है। आज भारत का सेनापति नेपाल में है, द्विवेदी साहब। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के आर्मी चीफ का नेपाल की धरती पर आना, नेपाली सेना के प्रमुख से और फिर आपकी सरकार के राष्ट्रपति द्वारा उनको उत्तम और सर्वोत्तम उपाधि से सम्मानित करना और प्रतिवर्ष नेपाल और भारत की आर्मी सूर्य किरण नाम की जॉइंट एक्सरसाइज कर कर एक दूसरे का सैन्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, भारत के अंदर हजारों नेपाली विद्यार्थियों का इंजीनियरिंग में, एमबीबीएस में, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, और दोनों देशों के अंदर जो सदियों पुराने मित्रवत संबंध हैं, वो इस बात का द्योतक हैं कि भारत और नेपाल के संबंध पॉजिटिव आधारशिला पर रखे हुए हैं। हमें आशा है पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप भारत और नेपाल के संबंधों की आधारशिला है। जब भी कोई नेपाली मित्र, भाई या बहन या नेपाली नेता भारत में आता है, हमें लगता है हमारा भाई आ गया। हम दोनों के संबंध कोई बड़े और छोटे भाई के नहीं है। हम और हमारे संबंध नेपाल के तंत्र के साथ बराबरी के रिश्ते हैं। अक्सर भारत पर आरोप लगाया जाता है भारत नेपाल के आंतरिक संबंधों में हस्तक्षेप करता है। यह तथ्य ठीक नहीं है। अगर नेपाल के भाई और बहन हमसे आकर दिल्ली में वार्तालाप करते हैं, अपनी परिस्थितियां हमसे साझा करते हैं,
हमें सुनने का भी अधिकार है, हमें उनको मजबूत करने का भी अधिकार है, लेकिन निर्णय नेपाल के तंत्र को, नेपाल की सरकार को और नेपाल की जनता को लेने हैं। अगर नेपाल सशक्त रहेगा, अगर नेपाल मजबूत रहेगा, तो भारत भी अपने आप को मजबूत समझेगा। मैं दुनिया के 94 देशों का दौरा कर चुका हूं। अगर मैं भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में दुनिया के अनेक देशों में काम करते देखता हूं, तो मैं नेपाली बहनों और भाइयों को भी विदेशों में काम करते हुए, मेहनत करते हुए, नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए अपना जीवन यापन करते हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, उनसे भी मैं रूबरू होता रहा हूं। भारत की आर्मी के अंदर अगर कोई एक ब्रिगेड जो अपने शौर्य के लिए पहचानी जाती है, वो है घोरका ब्रिगेड, जिसके अंदर नेपाल के नौजवानों को सैनिक के रूप में, ऑफिसर्स के रूप में, भारतीय नौजवानों के साथ सेना की इस टुकड़ी के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर सम्मान मिलता है। और उसके लिए हम नेपाल और नेपाल की युवा शक्ति को प्रणाम करते हैं। हमारी आशा है नेपाल में शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार और प्रसार हो, नेपाल में और अधिक इंडस्ट्रीज लगे, नेपाल के अंदर भी जैसे मोदी जी के भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद मेक इन इंडिया कंसेप्ट के अंतर्गत नए नए आयामों के अंदर भारत के नौजवानों को काम करने का, बिजनेस करने का, इनोवेशंस करने का, इन्वेंशंस करने का मौका मिला है। उसी प्रकार से नेपाल सेंट्रिक, नेपाल की डेवलपमेंट के लिए हम भारत के लोग किसी भी रूप में आपका सहयोग कर सकें, तो हम अपने आप को ब्लेस्ड भी मानेंगे और ऑनर्ड भी मानेंगे। इसलिए भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक संबंध, डिफेंस और मिलिट्री के क्षेत्र के संबंध, एजुकेशन और हायर एजुकेशन के संबंध, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के संबंध, अगर इनके अंदर अधिक से अधिक वार्तालाप होगा, तो मुझे लगता है करंट टाइम्स के अंदर जितनी बातचीत होगी, उतनी ज्यादा क्लैरिटी, उतना ज्यादा सहयोग दोनों ओर से नेपाल की जनता को और भारत की जनता को एकजुट होकर एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बनकर दोनों देशों का लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा सौभाग्य रहा है। मुझे नेपाल के अनेक प्रधानमंत्रियों से मिलने का मौका मिला है। केपी शर्मा ओली जी, शेर बहादुर देबुआ जी, माधव नेपाल जी,
आपके राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, अनेक नेपाली नेताओं से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बुद्धिजीवी, काम करने वाले, सशक्त नेपाली सीनियर्स, इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड नेपाल की जनता के लिए स्वयं प्रेरित राजनीतिक सहयोगियों से मिल रहा हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और यह दोबारा कहता हूं, आज के संदर्भ में नेपाल के भले के लिए, नेपाल के विकास के लिए, नेपाल की बढ़ोतरी के लिए जो वर्तमान अलायंस नेपाली कांग्रेस पार्टी और यूएमएलए का ओली जी और शेर बहादुर देबुआ जी के नेतृत्व में चल रहा है, ये वैश्विक शांति के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए और नौजवान पीढ़ी को सशक्त करने के लिए करंट टाइम्स के अंदर बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हम उसका समर्थन करते हैं और भारत की ओर से, भारत का एक स्वयंसेवक होने के नाते मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। देखिए, वर्तमान गत कुछ वर्षों के अंदर राजनीतिक कारणों से चलते हुए उन विषयों को तरजीह दी गई जो नेपाल के सेंटिमेंट्स को भारत के विपरीत खड़ा कर सके। जैसे कि मैंने पहले कहा, वर्तमान वर्ष में भारत सरकार ने नेपाल का आर्थिक सहयोग करने के लिए अपने एनुअल बजट के अंदर 700 करोड़ रुपए की सहायता की धनराशि नेपाल के विकास के लिए लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले अपने 10 साल के कार्यकाल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार और 5 बार नेपाल का दौरा किया। और नेपाल के समग्र विकास के लिए जनवरी 2024 को नेपाल के झाजरकोट जिले के अंदर आए हुए भूकंप के लिए 1000 करोड़ रुपए नेपाली रुपए का अनुदान दिया। जहां हजारों नेपाली बहन और भाई भारत में शिक्षा लेते हैं, उसकी बात तो नहीं होती है। लेकिन जो 1950 से भारत और नेपाल के सीमांत क्षेत्रों के अंदर जिसका जिक्र आपने अभी किया, क्या कुछ सैकड़ों किलोमीटर भूमि के लिए भारत नेपाल के साथ अपने संबंधों को खंडित करेगा? और मैंने अपने वक्तव्य में जो कहा, द नीड ऑफ द आवर इज constant dialogue between the two governments of India and Nepal at the governmental level, at the political level, at the diplomatic level. मैं दुनिया के 94 देशों का दौरा करने के बाद किसी देश की करेंसी के अंदर
विवादित क्षेत्रों का नक्शा दिलाने की सरकारी पहल को मैंने नहीं देखा है। भारत और नेपाल के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए जिन मुद्दों के ऊपर हमारा गतिरोध है, हमारा बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ भी गतिरोध है, हमारा बॉर्डर के मुद्दे और सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर बांग्लादेश से भी गतिरोध रहा, लेकिन बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से उस गतिरोध को कम किया गया। मेरी आशा और अपेक्षा है नेपाली राजनीति के अंदर कार्यरत नेता हर चीज को राजनीति के पलड़े पर, वो भी आपके अपने भाई बहन थे। भारत तो हमेशा डेवलप्ड नेपाल की परिकल्पना कर कर चलता है। भारत नेपाल के साथ हर एक क्षेत्र के अंदर संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करता है। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हम नेपाल को आने वाली रसद सामग्री को कहीं रोकें। अगर वो रुकी थी भारत और नेपाल सीमा के ऊपर, तो आपके ही मूल के निवासियों ने उन ट्रकों को रोका था। हजारों ट्रक तब भी सीमा के ऊपर खड़े थे। मेरा यह कहना है, भारत अपना बड़ा दिल दिखाए, यह टाइम की आवश्यकता है। लेकिन अगर मेरे प्रधानमंत्री के पुतले काठमांडू की सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शनों के अंदर उनके साथ अन्याय होगा, तो हमारे भी दिल के ऊपर दर्द महसूस करना स्वाभाविक हो सकता है। मेरा मानना है, आज के संदर्भ में जो मैंने कहा, द नीड ऑफ द आवर इज कांस्टेंट, रेगुलर, पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक, मिलिट्री डायलॉग। भारत उसके लिए कटिबद्ध है और मेरी आशा है कि आज की नेपाल की सरकार भी उसके प्रति सचेत रहकर इन विषयों के साथ न्याय करेगी। देखिए, ऋषि धमाला और डॉक्टर विजय जॉली एक मां की संतान नहीं है, लेकिन दोनों लोकतांत्रिक मुद्दों के ऊपर जब नेपाल में गतिरोध चल रहा था, तब पहला मित्र अगर कोई मुझे नेपाल की धरती पर मिलकर संवाद करने के लिए तैयार था, तो वो ऋषि धमाला था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, खून के संबंधों से ज्यादा समझदारी के संबंध सशक्त होते हैं। ऋषि धमाला को मैंने अनेक वर्षों से एक मित्र के नाते इनके टीवी इंटरव्यूज में बेबाकी से इनके तीखे सवालों का जवाब देने वाले मित्र के नाते मैंने इनको ऐसे ही देखा है। ये ना केवल मेरे मित्र हैं, ऋषि धमाला और रिपोर्टर्स क्लब पहले नेपाल की जनता के प्रति असक्त हैं, कमिटेड हैं। जैसे डॉक्टर विजय जॉली, भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ मैं 44 वर्षों से हूं, मेरे शरीर की एक एक रग भारत की अर्थनीति को, भारत की राजनीति को, भारत की कूटनीति को दुनिया भर में जा जाकर हमने संजोया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कोरोना कार्यकाल के 32 महीनों में मैंने दुनिया के 156 देशों की नदियों और समुद्रों के जल को भारत में
एकत्रित किया था, जिसमें नेपाल की बागमती का भी हमें जल भारत में मिला था। कॉपर के लोटों में उसको पैक करवाकर हर देश का नाम और उसका झंडा लगाकर 23 अप्रैल 2023 को आप गूगल में जाएंगे, इंटरनेट में जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे, आपको सब दिखाई देगा। 23 अप्रैल 2023 को अयोध्या राम मंदिर का जलाभिषेक करने का भी अगर किसी को सौभाग्य मिला तो ऋषि धमाला के भाई डॉक्टर विजय जॉली को मिला। मैं नेपाल और नेपालियों को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं नेपाल में जो अनेक राज्यों के अंदर धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है, उस धर्मांतरण के प्रति आप सजग रहें और नेपाल के जो कानून हैं, जो धर्मांतरण को प्रतिबंधित करते हैं, प्रलोभन के आधार पर, आर्थिक आधार पर लुभावने वादे देकर उनसे 92% हिंदुओं के देश नेपाल की अस्मिता को, नेपाल की सेफ्टी और सिक्योरिटी को अक्षुण्ण रखने के लिए भी आप अवश्य कदम उठाएं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। हमने अनेक वर्षों से पढ़ा और सुना, हमने अनेक वर्षों से एक्सपीरियंस किया, जब भी राज सत्ता का परिवर्तन होता है, नेपाल का प्रधानमंत्री सर्वप्रथम भारत का दौरा करता है। यह नेपाल की सरकार को, नेपाल के राजतंत्र को इसके प्रति अपना निर्णय अपनी स्वतंत्रता के साथ लेना पड़ता है। नेपाल के प्रधानमंत्री चीन जाएं या भारत आए या अमेरिका जाएं या फ्रांस जाएं या जर्मनी जाएं, हम उनके निर्णयों का स्वागत करते हैं। लेकिन भारत ने कभी भी अपने पड़ोसी देशों को लोन देकर अपने डेप्थ ट्रैप में कभी नहीं बांधने की कोशिश की है। और जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, मुझे आशा है नेपाल के प्रधानमंत्री अपने गठबंधन के मित्रों के साथ मिलकर बीआर कॉरिडोर और इनिशिएटिव्स के ऊपर जिस प्रकार का भी स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट अपनी चीन यात्रा में करेंगे, मुझे आशा है वो नेपाल के हित में होगा। अगर आज वो चीन जा रहे हैं तो कल भी भारत आने पर उनका हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये आशा जरूर करेंगे छोटे छोटे मुद्दों को राजनीति से प्रेरित होकर पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं तब्दील करें। हर देश अपने देश के इंटरेस्ट के लिए कूटनीति करता है, वैश्विक स्तर पे हाथ मिलाता है, मित्रता के
नए नए आयाम खोलता है। और जिस प्रकार से अभी हाल ही के दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के सीमा विवाद को, जो भूटान से लेकर लद्दाख तक उभरा था, कांस्टेंट डायलॉग से, कांस्टेंट एंगेजमेंट से, कांस्टेंट समझदारी से जो सुलझाने की पहल अभी हाल ही के दिनों में ली है, मुझे लगता है कि ये वैश्विक शांति के लिए नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होगी।